Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you all are watching Executive Coaching Center's online video sessions. Students, today we'll discuss about the past paper of English Precis and Composition year 2005, the comparative examination of Pakistan, CSS examination. So let's begin with the lecture. हम आपके साथ एक फॉर्मेट शेयर करते हैं, यूजुअली उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आपको कुछ टेक्निक्स भी बताते हैं। ये तमाम के तमाम पास पेपर की सीरीज सिर्फ इसी वजह से करवाई जा रही हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस लैक करता है कि हाउ टू सॉल्व द पास पेपर, और ट्रेंड के अकॉर्डिंगली जब आप जितना ज़्यादा पास पेपर पे काम करते हैं, इंग्लिश एसे, प्रेसी एंड कंपोजिशन, ये 200 मार्क्स से जो दो एग्जाम हैं, बिकॉज इसमें आपको अनसीन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और स्किल बिल्ड करना होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा पास पेपर को सॉल्व करें। तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूं जी। आज हम कंपैरेटिव एग्जामिनेशन 2005 का पेपर प्रेसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। पहले दौर में ये 2012 तक 25 नंबर का सवाल होता था, लेकिन 2012 से ऑनवर्ड अब ये 20 नंबर का सवाल है, चाहे सीएसएस हो चाहे पीएमएस हो। तो मेथोडोलॉजी जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कि रफ ड्राफ्ट नंबर 1, जो पहला हमारा ड्राफ्ट है, इसमें हम सूटेबल टाइटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने हम टाइटल निकाल सकें, और जब हम फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं, अपने प्रेसी का फाइनल ड्राफ्ट लिखते हैं, नीट वर्क करते हैं, तो हम इनमें से एक टाइटल को अपनी प्रेसी के मेन टाइटल के तौर पे यूज करते हैं, और फिर इसी रफ ड्राफ्ट नंबर का जो पार्ट बी है, की सेंटेंसेस हम पिक करते हैं, अपने वर्ड में रीफ्रेज कर लेते हैं तमाम के तमाम मटेरियल को वन बाय वन, सेंटेंस बाय सेंटेंस। तो एज पर आर मॉडल, या आप कह सकते हैं जो हम रूल के तहत, जिस रूल के तहत ये काम प्रेसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या इसको गुर कह सकते हैं, हेडर फुटर रूल है। सबसे पहले आपने हेडर के चंद इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस शुरू के पढ़ने होते हैं, और जो टाइटल आपके जहन में समझ आ रहा होता है उसको आपने लिखना होता है। इसी तरह फिर आप फुटर के पढ़ते हैं, और अल्टीमेटली आप जितने भी ज्यादा से ज्यादा टाइटल निकालने में टाइमली कामयाब हो जाते हैं, उतना ज्यादा ही आपका फायदा होता है। और एक चीज चूंकि मैं हर लेक्चर में रिवाइज करता हूं और स्टूडेंट्स को बताता हूं कि स्टूडेंट्स, एक आपने कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है, दैट इज कि आपके जितने भी टाइटल आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो शुरू के सेंटेंसेस में से हो, आखिरी सेंटेंसेस में से हो, मिडिल पोर्शन में से हो, उसका थीम एक ही होगा। ये एक वाहिद ऐसा आप समझ लें निशानी है, या वाहिद ये ऐसा एक तरीका है जिससे आपको ये समझ आ जाती है कि आप ठीक प्रेसी सॉल्व कर रहे हैं। और टाइटल एक्सट्रैक्ट करने से आपको पूरी की पूरी प्रेसी के मेन थीम का भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक और चीज यहाँ पर मैं कहता चलूं कि अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आती है कि शायद प्रेसी में बहुत डिफरेंट किस्म की बातें डिफरेंट सेंटेंसेस में की जाती है, तो बड़ा मुश्किल है राइटली जो टाइटल है एक्सट्रैक्ट करना। स्टूडेंट्स, प्रेसी में कोई टाइटल राइट या रॉन्ग नहीं होता, जो मेन थीम पे उसने बात की होती है, आपने उस बात को जहन में रखते हुए खुद से एक टाइटल कंस्ट्रक्ट करना होता है। इसीलिए हम बहुत से टाइटल इसलिए भी निकालते हैं कि उन तमाम टाइटल को देखते हुए बाज का हम अपने टाइटल से भी एक टाइटल बना सकते हैं, और उन टाइटल्स में से जो मोस्ट सूटेबल होता है उसको हम फाइनल जो ड्राफ्ट है उसमें एज ए टाइटल यूज कर लेते हैं। तो चलते हैं जी, इसको रीड करते हैं। रीड करने की टेक्निक भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं कि आपने शुरू के सेंटेंसेस को, 2 या 3 सेंटेंसेस को 3 दफा पढ़ना है, और इनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिसको हम की वर्ड्स कहते हैं, उसको साथ साथ अंडरलाइन करते जाना है, ताकि जब आप की सेंटेंसेस वाले पोर्शन में नीचे जाके पार्ट 2 में जब की सेंटेंसेस लिखें, तो अब आप उनके सिनोनिम के साथ उनको रीफ्रेज करके अपनी आसान इंग्लिश में सेंटेंस बाय सेंटेंस उसको लिखना शुरू करें, और कोशिश करें जितना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए जितना कम से कम वर्ड में आप वही बात कर सकते हैं। देखेंगे उसकी टेक्निक भी कुछ हमने डिस्कस किए हैं, कुछ लेटर ऑन भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे इस पूरी सीरीज में। उसको रीड करते हैं जी। इस पैसेज में राइटर कहता है, बेसिकली साइकोसिस एंड न्यूरोसिस
represent man's inability to maintain a balance or equated polarity in conducting his life या life affairs. एग्जामिनर यहाँ पर कहना चाह रहा है कि बेसिकली साइकोसिस और न्यूरोसिस ये दो ऐसे इकसाम हैं ह्यूमन बॉडी के, या दो एक ऐसे एरियाज हैं ह्यूमन बॉडी के जो रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं मैंस, किसी भी शख्स की इनएबिलिटी यानी उसकी नाकाबिलियत या उसका इस काबिल ना होना कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस बरकरार रख सके, खुश भी रहे, गम के वक्त गमजदा भी हो, हंसने के वक्त हंसे भी, अपने डिसीजन बेहतर तरीके से कर सके, मुश्किलात को फेयरनेस के साथ और एक कमिटेड एटीट्यूड के साथ बियर कर सके, क्योंकि एक बैलेंस लाइफ तो वो होती है जिसमें हर किस्म के अच्छे बुरे हालात से गुजरते हुए इंसान अपनी जिंदगी को मेंटेन रखता है, ना कि अपनी जिंदगी खराब करता है, अपने रिश्ते खराब करता है, अपने जो उसने गोल्स बनाए होते हैं अगर बात का तो उसे कामयाबी ना मिले तो उससे हट नहीं जाता बल्कि परसिवरेंट एटीट्यूड रखता है। तो हमने तो नॉर्मली जिंदगी की बैलेंस लाइफ की जो डेफिनेशन है वो यही समझी है। अब साइकोसिस और न्यूरोसिस क्या है स्टूडेंट्स? ये दो किस्म की बीमारियां हैं। साइकोसिस बेसिकली आपकी नफ्सियाती बीमारी है, न्यूरोसिस आपका जो नर्वस सिस्टम है इससे रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों बीमारियां एट द सेम टाइम नफ्सियाती बीमारी के तौर पे ही समझी जाती हैं। तो आसान अल्फाज में साइकोटिक और न्यूरोटिक पेशेंट की बात यहाँ पर हो रही है। ये वो पेशेंट होते हैं जो अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं रख सकते या इक्वेटेड पोलैरिटी नहीं रख सकते, अपने दोनों पोल्स जिंदगी के, खुशी गम के, अच्छे बुरे के, इन जिंदगी के जो बैलेंस है इसको बरकरार नहीं रख सकते। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम लोग जो अपनी जिंदगी को बैलेंस नहीं कर पाते, अपने रिश्तों को बैलेंस नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी के डिसीजंस बेहतर नहीं ले पाते, कंफ्यूज लाइफ गुजारते हैं, वो साइकोसिस और न्यूरोसिस के ही विक्टिम होते हैं। द ईगो बिकम्स एक्सक्लूसिवली और डिसाइडेडली वन साइडेड। अब ईगो क्या है इसको अंडरस्टैंड करना है। ईगो सेल्फ स्टीम को कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहते हैं, अपनी नजर में आपका अपना वकार या अहमियत क्या है। तो वो कहता है इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसकी ईगो वन साइडेड हो जाती है, यानी वो एक ऐसे सिचुएशन का शिकार हो जाता है, या तो वो अपने आप को खुद ही समझता है कि वो किसी चीज के काबिल नहीं है, वो एक रोलिंग स्टोन बन चुका है, वो एक नाकाम इंसान है, या अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझना शुरू होता है। इसका मतलब है कि या वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, हालांकि इसके बीच का हिस्सा बैलेंस लाइफ का है। In psychosis, there is a complete collapse of ego back into the inner recesses of personal and collective unconsciousness. वो कहता है साइकोसिस की बीमारी में क्या होता है, उसकी ईगो कंप्लीटली कोलैप्स कर जाती है, यानी अब जो वो अपनी सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने बारे में खुद ख्याल करता है, खुद हर इंसान के सामने उसकी एक शख्सियत का अक्स होता है या उसका अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है और वो तारीखी तौर पर अपने पास्ट में अपनी जिंदगी के उन चीजों में चला जाता है जिसमें उसको अपना आप बिल्कुल कमजोर नजर आता है, बिल्कुल उसकी जो अपनी जात है उसको ऐसे नजर आती है कि जैसे वो होपलेसनेस की एक सिचुएशन में चला जाता है, और अनकॉन्शियसली ये वो जानबूझ के होशो हवास में और सोच समझ के ऐसा नहीं कर रहा होता, बल्कि वो तो अपने आप से बड़ा ही नॉर्मल और बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारने वाला शख्स अपने आप को माशरे में शो कर रहा होता है, लेकिन गैर इरादी तौर पर अनकॉन्शियसली जब कोई बंदा साइकोसिस का मरीज बनता है तो उसकी जो ईगो है वो कोलैप्स कर जाती है, और इस कोलैप्स की वजह से वो अनकॉन्शियसली उस पास्ट में चला जाता है जहां पर उसको अपनी जात में कुछ अच्छाई नजर नहीं आती। when he is represented towards fulfilling some life goal, when he is repressed towards fulfilling some life goal, and where he is further enabled to sublimate himself towards an other goal, जब भी कभी जिंदगी में वो कोशिश करता है
कि अपनी जिंदगी के जो भी कुछ गोल्स, जो भी कुछ टारगेट्स उसने सेट किए हों, या वो फर्दर अपने आप को उन गोल्स की तरफ बढ़ाने के काबिल नहीं कर पाता. Man regresses into goal structures not actually acceptable to him or the society. तो वो क्या होता है, वो उस गोल स्ट्रक्चर की तरफ फोकस करना शुरू हो जाता है कि नहीं, जो मैं अपने गोल सेट कर रहा हूँ जिंदगी के बारे में, जो मेरे टारगेट्स हैं, शायद ये मैं जिस तरफ चल पड़ा हूं मैं इसके काबिल नहीं हूं, या मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, या सोसाइटी जो है, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, उसके अकॉर्डिंगली ये तमाम चीजें जो हैं उसको लगना शुरू हो जाती हैं कि ये सोसाइटी को मेरी ये एक्टिविटीज, ये सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं होगा. अब अगर गौर से देखें तो पहले 2-3 सेंटेंसेस में राइटर बता ये रहा है कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में बैलेंस्ड नहीं है, मतवाजी जिंदगी उसकी नहीं गुजर रही, तो इसका मतलब यह है कि उसकी ईगो यानी सेल्फ स्टीम किसी ना किसी वजह से खत्म हो चुकी है, उसका अपने ऊपर से एतमाद खत्म हो चुका है, वो ईगोलेस हुआ पड़ा है, और इस वजह से अनकॉन्शियसली उसकी जो अपनी कंट्रोल्स हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपनी जिंदगी के बारे में डिसीजंस लेना, या अपने गोल सेट करना, उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है. तो इसको सामने रखते हुए हमारे जहन में कुछ टाइटल्स आते हैं, जो भी हमने पढ़ा है हम इसको सामने रखते हुए कुछ टाइटल सोच के इसको लिखते हैं. एज फॉर एज जो मैंने इसमें से मेजर कीवर्ड्स मेरी नजर से गुजरे या जो मैं समझता हूँ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो साइकोसिस, and neurosis are the cause of imbalance life. एक और टाइटल भी ज़हन में आता है, the consequences of psychosis and neurosis. एक और टाइटल भी ज़हन में आता है क्योंकि उसने कोलैप्स ऑफ ईगो की बात की है. The result of psychosis is the collapse of man's ego. एक और चीज अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आखिरी सेंटेंस में वो कहता है कि उसके लाइफ गोल जो हैं उसको वो फुलफिल नहीं कर सकता, या वो अपने लाइफ गोल्स को जो उसने सेट किए होते हैं उसको समझता है कि वो उसके लिए फुलफिल करना किसी एक्सट्रीम लेवल पर जाके जब वो ये सोचता है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, तो उसको लगता है कि उसके जो गोल्स हैं वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है फुलफिल करना, या सोसाइटी में उसके गोल्स पूरे नहीं हो सकते, सिस्टम में नहीं हो सकते. तो साइकोटिक पर्सन remains unable to fulfill his goals. हम चलते हैं
इसके फुटर की तरफ और बाकी के कुछ एरियाज जो अभी पार्ट 2 में हम करते हैं जी, बॉटम एरिया को हम पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बात की गई है, क्योंकि हेडर फुटर रूल ही ये है कि शुरू के सेंटेंसेस में टॉपिक को डिस्कस किया जाता है किसी भी पैसेज में, और लास्ट सेंटेंसेस में कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं उसी टॉपिक के बारे में। तो टाइटल मेनली हमें इन दो एरियाज में जो टू द पॉइंट जिसको हम टाइटल कहते हैं वो एक तो हमें मिल जाते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसका फायदा ये होता है हमें कि जो हम मिडिल पोर्शन बाद में पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स और रेफरेंसेस होते हैं जो इन्हीं चीजों को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। इमोशनल डिसऑर्डर is not the question of being out of tone with one's culture so much as it is of being out of tone with oneself। तो यहां पर एक और काम की बात वो करता है कि अगर आपके अंदर इमोशनल डिसऑर्डर आ गया है, ईगो कोलैप्स कर गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आउट ऑफ टोन हो जाए अपने कल्चर से, यानी आप कल्चर के अकॉर्डिंगली ड्रेसिंग ना करें, आप कल्चर के अकॉर्डिंगली अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली जिंदगी ना गुजारें, ऐसी बात नहीं है। यानी ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मजजूब या पागल हो जाएंगे, बल्कि आप आउट ऑफ वन सेल्फ हो जाएंगे। आपको अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस में कोलैप्स नजर आता मिलता है, आपका ईगो कोलैप्स कर जाता है। सोसाइटी में जो साइकोटिक और न्यूरोटिक लोग होते हैं, इनको कतई ये नहीं लगता कि वो सोसाइटी के कल्चर, ट्रेडिशन और सिस्टम से अलग है, वो उसमें अपने आप को एडजस्टेड समझते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली वो एक सेहतमंद इंसान की तरह जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। कॉन्सिक्वेंटली न्यूरोसिस इज मोर देन अ बिजार बिहेवियर, especially as it may be interpreted by contemporaries in the culture। तो वो कहता है कि अगर कोई बंदा न्यूरोसिस का मरीज है तो बेसिकली उसका एक अलार्मिंग सा और कंफ्यूजिंग सा बिहेवियर होता है चीजों के बारे में, जो आजकल के कॉन्टेम्परेरीज इंटरप्रेट करते हैं कल्चर में। यानी वो अपने कल्चर, अपने सिस्टम, अपनी रूटीन की लाइफ, उसके बारे में कंफ्यूज सा रहता है, बेशक वो उसका हिस्सा भी होता है। दिस इंटरप्रिटेशन अवॉइड्स द sociological question of what is a mental disorder, since a form of behavior which is acceptable in one culture may be considered neurotic in another culture। वो कहता है अगर ये वाली डेफिनेशन हम पढ़ लें या समझ लें कि जो भी कोई शख्स न्यूरोसिस का शिकार या विक्टिम होता है वो बेसिकली एक कंफ्यूज बिहेवियर की शख्सियत होता है, हालांकि वो अपने कल्चर की टोन के अकॉर्डिंगली कल्चर के साथ सिमुलेट रहता है और कल्चरल जो उसकी टेंडेंसीज हैं वो कायम रहती हैं। हाँ, उसकी इगोइस्टिक टेंडेंसीज खराब हो जाती हैं, या वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, या ईगो उसकी बिल्कुल पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी जात पे उसको नहीं रहा, और वो अपनी जात, अपनी सेल्फ को नहीं पहचान पा रहा। वो कहता है कि अगर इस डेफिनेशन को देख लिया जाए कि न्यूरोसिस का जो विक्टिम है, जिसको ये प्रॉब्लम दरपेश होती है, वो बेसिकली अपने इस बाजार या कंफ्यूज किस्म के बिहेवियर की वजह से सोसाइटी का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली चलता रहता है। तो फिर वो कहता है कि सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इल्मुल इमरान के या इमरानियात के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर एक क्वेश्चन रेज होता है कि इमोशनल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या की जाए। क्योंकि अगर कोई शख्स किसी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जज्बाती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग सी एक्टिविटीज करता है, तो क्या पता उस सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेबल किया जाए। तो क्या जो किसी एक सोसाइटी में कोई शख्स न्यूरोसिस या न्यूरोटिक का विक्टिम है, लेकिन वो विक्टिम नहीं माना जाता, बल्कि वो कहता है हमारे कल्चर में लोग होते ही ऐसे हैं, ज़हनी हालत ही ऐसी होती है, तो क्या फिर किसी और कल्चर में फिर उसको न्यूरोटिक कहेंगे? क्योंकि इसकी को प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। टू जज, टू जंग द डेविएशन फ्रॉम कल्चरल नॉर्म इज नॉट द पॉइंट, द इनएबिलिटी टू बैलेंस आउट पर्सनल पोलैरिटीज। तो यहाँ वो उसका जवाब भी दे रहा है। वो कह रहा है कि हमारा जो डिस्कशन है इमोशनल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर की, वो ये नहीं है कि एक बंदा जिसको हम साइकोटिक या न्यूरोटिक कह रहे हैं और उसकी क्वालिटीज या उसकी सिम्टम्स हम बता रहे हैं कि ये इगोइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोलैप्स कर गया है, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम नहीं है,
ये अपने प्रॉपर गोल सेट नहीं कर सकता, उनको फुलफिल नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है, जिंदगी के डिसीजन में कंफ्यूज है, तो इसका कतन ताल्लुक इससे नहीं है कि वो अपने कल्चर के साथ कितना जुड़ा हुआ है या कल्चरल एक्टिविटीज कितनी वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर बेसिकली तो कंक्लूड ही कर रहा है वो इस क्योटिक और न्यूरोटिक किस्म की डिजीज के बारे में। तो हमारे ज़हन में अब मेरे ख्याल से एक दो और टाइटल इसको पढ़ के आ सकते हैं, जिस तरह इमोशनल डिसऑर्डर की बात की गई। इमोशनल ऑर्डर इज इमोशनल डिसऑर्डर, बल्कि ऐसे करते हैं, कंपैरिजन ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर विद कल्चरल assimilation of a person। ये बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है आपको, लेकिन अगर आप उस रिदम में देखें तो बात वही हो रही है जो साइकोटिक और न्यूरोटिक की कॉन्सिक्वेंसेस की हो रही है, और वो इमोशनल डिसऑर्डर का वर्ड यहां पर यूज हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और बात भी उसने की है, मेंटल डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर, इगोइज्म, कोलेक्टिवली अगर हम देखें तो उनकी बात हो रही है। तो हम लिख सकते हैं साइकोटिक एंड न्यूरोटिक पेशेंट्स बिहेवियर टूवर्ड्स कल्चरल एक्टिविटीज। क्योंकि वो कहता है कल्चरल एक्टिविटीज या सोसाइटी और कल्चर में बात का तो उसको ठीक ही समझा जाता है। बाकी का पोर्शन पढ़ लेते हैं, जो वाला पोर्शन अभी हमने ये स्ट्रॉन्ग से पहले वाला एरिया हमने पढ़ लिया है, तो बाकी का पोर्शन भी पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा और हमें क्लियर हो जाए कि हमारा जो थीम है वो ठीक भी चल रहा है कि नहीं। Strong emotional sickness of psychotic type is like having the shadow run wild। वो कहता है जब strong emotional sickness हो जाती है ना, इमोशनली आप बहुत बीमार होते हैं, ये जो साइकोटिक टाइप के लोगों के साथ है, तो ऐसे लग रहा है जैसा आपका कोई साया जो है वो बहुत ही एक अनकंट्रोल्ड फॉर्म में चल रहा है। यानी यहां पर वो सिंबॉलिकली ये बता रहा है कि इमोशनल सिकनेस आपकी पर्सनैलिटी में ऐसे होती है जैसे आपका जो शेडो है, जो हर वक्त आपकी पर्सनैलिटी के साथ रहता है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी का शेडो है ना, आपकी साइकोटिक बिहेवियर की वजह से आपकी पर्सनैलिटी का जो एक इमेज है वो वाइल्ड हो जाता है। यानी आप हाई इमोशंस पे जा सकते हैं, आप हद से ज्यादा अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सपेक्टेबल या अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रोना शुरू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली सैड हो सकते हैं, वन साइडेड डायरेक्शन आपकी लाइफ की हो सकती है, बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं, सैडिस्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं, अजियत पहुंचा सकते हैं खुद को भी लोगों को भी, या बहुत ज्यादा होपलेसनेस में जा सकते हैं। The entire psyche regresses to archaic animal form of behavior। तो अब आपकी जितनी भी सोच है, साइकी है, बिहेवियर का जो तरीका है, वो लॉलेसनेस की तरफ चला जाता है। आप दुनिया के कानून को नहीं मानते, चीजों को नहीं मानते, आपके लिए ऐसा ही है कि सारी बुराइयां आपके साथ ही हो रही हैं, सारे नुकसान आपके साथ ही हो रहे हैं, और जो कुछ भी सिस्टम में आपके इर्द गिर्द चल रहा है ये ठीक नहीं है। अब आपका बाज का एनिमल बिहेवियर भी हो सकता है, और आप देखते हैं एनिमल का बिहेवियर क्या होता है, जानवरों का बिहेवियर एक सोसाइटी में ऐसा ही होता है जैसा कि उन्होंने अपनी कोई भी जो ख्वाहिश है वो किसी भी तरीके से पूरी करनी है, चाहे वो जायज है चाहे वो नाजायज है। इन लेस स्वेयर फॉर्म ऑफ इमोशनल सिकनेस
there may be an accentuated and overpowering use of one of our mental functions at the expense of other three. अब इस हालत में क्या होता है कि जब आप बहुत इमोशनल सिकनेस की लेस फॉर्म में होते हैं, ऊपर तो उसने एक्सट्रीम फॉर्म बता दी ना कि जो साइकोटिक पेशेंट होता है अगर एक्सट्रीमली साइकोसिस का वो शिकार हो तो वो एनिमल बिहेवियर करना शुरू हो जाता है, एनार्किक हो जाता है, लॉलेसनेस की तरफ चला जाता है, अनकंट्रोल्ड किस्म की चीजें करता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, कानून की जो है वो कानून तोड़ता है, अल्कोहलिक भी हो सकता है, एडिक्ट भी हो सकता है, होपलेसनेस इतना ज्यादा हो कि वन साइडेड लाइफ की डायरेक्शन ले जाए। और एक और जगह वो बता रहा है कि जब आप लेस स्वेयर फॉर्म ऑफ साइकोटिक हो, यानी कम से कम इमोशनल सिकनेस हो, यानी इनिशियल स्टेजेस पे हो, तो फिर क्या होता है, फिर आप जो अपने मेंटल फंक्शंस इंसान को मिले हैं उनमें से किसी एक मेंटल फंक्शन की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, वो कहता है बाकी के 3 मेंटल फंक्शन वो छोड़ देता है। इसका मतलब है कि इंसान ज़हनी तौर पर 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर सकता है जिसकी वो जिक्र करता है, ईदर थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूटिंग और सेंसिंग में assume such a superior role as to render the other 3 inappropriate। तो आप अगर सोचते हैं तो बहुत ही ज्यादा सोचो विचार करना शुरू कर देते हैं। ये पहली फॉर्म है, फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोसिस है, जिसमें लेस साइकोटिक अभी आप हुए होते हैं। जब स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिकनेस हो जाएगी, इमोशनली आप ज्यादा बीमार होंगे तो आप बहुत ज्यादा साइकोटिक हैं, उसका तो अभी उसने ऊपर जिक्र कर दिया। असल में वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिकनेस का पहले जिक्र एग्जामिनर कर चुका है, और लेस इमोशनल सिकनेस में वो बताता है, या स्टार्टिंग की स्टेज में जब आप साइकोसिस के विक्टिम होते हैं तो आप अपनी 4 मेंटल एबिलिटीज की में से किसी एक पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो अनड्यूली आप सोचना ही शुरू कर देते हैं, आप हर तरफ एक ऐसी किस्म की आइडियलिस्टिक दुनिया क्रिएट कर लेते हैं कि आप उसमें रहते हैं। और अक्सर शायरों और फिलोसोफर के बारे में ऐसा ही कहा जाता है कि उनके पास ये एबिलिटी होती है। इसी तरह फीलिंग, तो आपकी फीलिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब है ऐसी आपके पास मैसेजेस आना, ऐसी आपके पास माँ बात तिबियात यानी मेटाफिजिकल मैसेजेस आपको मिलना, जिस तरह अक्सर सूफीज्म और बाकी जगहों में हम इंट्यूशन का ये सुनते हैं। तो इस तरह की सेंसेस आपकी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और इनमें से कोई एक सेंस पे आप ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। द पर्सन में बिकम अ डोमिनेंट dominate as to create a totally one-sided ego as in some of the neurotic behavior। अब आप वन साइडेड ईगो बना लेते हैं। ऊपर तो आपको बताया गया ना कि साइकोटिक पेशेंट जो होता है या साइकोसिस या न्यूरोसिस का जो पेशेंट होता है वो बेसिकली उसकी ईगो कोलैप्स कर जाती है। अब ये चूंकि वो बता रहा है कि लेस स्वेयर फॉर्म ऑफ इमोशनल सिकनेस जब साइकोसिस का आगाज होता है यानी पहली स्टेज पे होता है, तो आप किसी एक मेंटल एबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, तो अजीबो गरीब से आइडियाज आपके पास आना शुरू कर देते हैं, या आप बहुत ज्यादा फील करते हैं चीजों के बारे में, प्रिज्यूम करते हैं, प्रियम्प्ट करना शुरू हो जाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, इंट्यूशन आपके पास बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पावर्स आना शुरू हो जाती है। ये आपको लगता है, ऐसा होता है या नहीं होता, साइंस तो इसको नहीं मानती। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि फिर किसी एक किस्म की क्वालिटी का आपके ऊपर डोमिनेंट हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, और आपकी जो ईगो है, सेल्फ एस्टीम जो है, अब आप अनकॉन्शियसली उसी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और हमें अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, मजजूब मिलते हैं, मलंग मिलते हैं, और इस तरह के किस्म के बहुत से बाबे और इस तरह के भेस बदल के लोग मिलते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं जिसका नॉर्मल रूटीन लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। All in all, whatever the type of severity of the emotional disorder, it can be taken as a failure of the psyche to maintain a proper balance between polarities of life। Essentially, psychosis and neurosis are an alienation of self from its true goal of self actualization। बहुत बड़ी बात की, वो कहता है कुछ भी कर लें, ऑन इन ऑन साइकोटिक और न्यूरोटिक जो डिजीजेस हैं या साइकोसिस और न्यूरोसिस का जो विक्टिम है वो भले कुछ भी करे, हाई इमोशनल सिकनेस में हो, लोअर इमोशनल सिकनेस में हो,
वो अपनी जिंदगी को प्रॉपर बैलेंस नहीं कर सकता। असल मकसद ये है, असल बात ये है कि जो शख्स भी अपनी जिंदगी को बैलेंस करके ना गुजारे, उसके हाँ कोई ना कोई जहनी बीमारी पाई जाती है, चाहे वो साइकोसिस है, चाहे वो न्यूरोसिस है, चाहे वो हर तरफ थिंकिंग थिंकिंग कर रहा है और सोची जा रहा है, चाहे वो क्लेम करता है कि इंट्यूटिव पावर्स है उसके पास, मेटाफिजिकल वर्ल्ड को वो जानता है, वो जो इसका मतलब वो साइकोटिक या न्यूरोटिक डिजीज का विक्टिम है, क्योंकि अब वो जिंदगी को बैलेंस करके तो गुजार ही नहीं सकता। वन साइडेड ईगो चल रही है उसकी, और एक तरफ ही उसकी लाइफ उसको लेकर जा रही है, उसका जहन उसको लेके जा रहा है। वो कहता है साइकोसिस और न्यूरोसिस असल में क्या है? एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, दूर हट जाना। जिस तरह एलियंस होते हैं ना, किसी और धरती के किसी और जगह के एलियंस, वो कहता है एलियनेट, आप अपनी जात से दूर हो जाते हैं। और रिजल्टेंटली क्या होता है? रिजल्टेंटली ये होता है कि आप अपनी जात का जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का गोल, उसको आप नहीं पा सकते। अब क्या होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? आपकी जिंदगी में मकासद क्या है? आपके रिश्तेदार, आपके असातिज़ा, आपके मिलने वाले, आपके हमसाए, आपके दोस्त, आपके कलीग, आपके इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटी और समाज है, इसके साथ आपका इंटरेक्शन क्या है? आपके रोल्स, आपकी ड्यूटीज और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके राइट्स क्या हैं? आपकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए? ये है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इंसान को किस लिए पैदा किया गया है, उसकी पैदाइश का मकसद क्या है, उसको जिसने पैदा किया है उसकी इबादत के तरीके क्या है, मुआशरे में लोगों के साथ बैलेंस जिंदगी कैसे गुजारनी है, अपनी जिंदगी के बेहतरीन डिसीजन कैसे करने हैं। तो ये तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि यही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और अपनी जिंदगी के मकसद को समझना। तो यहां पर आखिर में एक बड़ा अच्छा उसने बात की है, एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ। तो ये हम लिख सकते हैं, फ्रॉम self is the outcome of psychosis and neurosis। एक और भी बना सकते हैं, psychosis या psychotic and neurotic people lose their ego and alienate from reality of self। Psychotic and neurotic people lose their ego and alienate from the reality of self। ये थोड़ा लेंथी हो गया, इसको किसी और तरीके से और कम अल्फाज में भी हम लिख सकते हैं, जैसा कि एलियनेशन ऑफ सेल्फ या ऑफ एलियनेशन फ्रॉम कर लेते हैं, एलियनेशन फ्रॉम वंस सेल्फ। नहीं, ये तो हम कर चुके हैं, फ्रॉम सेल्फ ये हम 7 पे कर चुके हैं, हम यहां पर कर लेते हैं मेंटल डिसऑर्डर एंड alienation of
self are the outcomes of psychosis. The dangers of psychosis and neurosis. एक और भी कर सकते हैं, डेंजर की जगह कोई और वर्ड भी यूज करके इसको रिफ्रेज किया जा सकता है। अगर हम गौर से अपने सारे के सारे टाइटल्स को पढ़ें तो देखते हैं जी हमने मेन थीम किस पे बात की। सूटेबल टाइटल्स को जो हमने अभी अभी लाइव ही यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए हैं। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस आर द cause of psychosis and neurosis are the cause of imbalanced life. The consequences of psychosis and neurosis. The result of psychosis is the collapse of man's ego. Psychotic person remains unable to fulfill his goals. Comparison of emotional disorder with cultural assimilation of a person. Psychotic and neurotic patients' behavior towards cultural activities. Alienation from self is the outcome of psychosis and neurosis. ये भी बड़ी काम की बात है, ये बड़ा अच्छा है एक टाइटल है जिस तरह ऊपर consequences of psychosis and neurosis है। Psychotic and neurotic people lose their ego and alienate from the reality of self. यहाँ पर ये भी हो सकता है lose their goal, और उसके साथ lose their goal के साथ यहाँ पर ये भी हो सकता है imbalance life। तो इसको हम रीअरेंज करके इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप रियलिटी ऑफ सेल्फ या एलिनेट फ्रॉम द रियलिटी ऑफ सेल्फ ना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइकोटिक एंड न्यूरोटिक पीपल लूज देयर ईगो एंड लीड इम्बैलेंस लाइफ। ठीक हो गया। मेंटल डिसऑर्डर एंड एलियनेशन ऑफ सेल्फ आर द आउटकम्स ऑफ साइकोसिस। बिल्कुल, मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, एलियनेशन ऑफ सेल्फ हो जाएगी, तो आप साइकोटिक हो गए और इसका मतलब आप इम्बैलेंस लाइफ गुजार रहे हैं, यानी बैलेंस ऑफ लाइफ नहीं बरकरार रख सकते। द डेंजर ऑफ साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, ये जरा सिंपल सा हो गया कि इसके डेंजर्स क्या क्या हैं। की सेंटेंसेस इसके भी हम ऐसे ही निकालेंगे, जैसा कि नंबर 1 पे अगर आप देखें तो पहला सेंटेंस उसने हमारे सामने पढ़ा, बेसिकली साइकोसिस एंड न्यूरोसिस रिप्रेजेंट्स मैन इन एबिलिटी टू मेंटेन अ बैलेंस्ड और इक्वेटेड पोलैरिटी इन कंडक्टिंग हिज लाइफ अफेयर्स या हिज लाइफ। ठीक हो गया। तो इसको सिंपल वर्ड्स में हमने अपने अल्फाज में लिखना होता है, द राइटर argues that psychotic and neurotic people remain unable to live a balanced life। इसके बाद दूसरे पे चले जाएंगे। अगर आप गौर से देखें दूसरे सेंटेंस में वो क्या कह रहा है, द ईगो बिकम्स एक्सक्लूसिवली और डायरेक्टली वन साइडेड। तो इधर सिंपल होगा, their ego become one-sided. In psychosis, there is a complete collapse of ego back into the inner recesses of personal and collective unconsciousness. तो वो
इनर रेसेसेस ऑफ, रेसेसेस बेसिकली बोलते हैं आप एक ऐसे पास्ट में चले जाएं, एक ऐसी मेमोरी में चले जाएं जहां कहीं पर कोई ऐसी आपकी ईगो हर्ट हुई थी जिंदगी में कभी भी। अब अनकॉन्शियसली आप कभी भी कुछ करने लगे तो आप वहीं पे अपनी पर्सनालिटी को लेके जाके खड़े हो जाएं। तो इसको हम इसी तरह से फिर सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे और साथ साथ उसके काउंट करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा ड्राफ्ट होता है, सेकंड ड्राफ्ट, इसमें हम एक पैराग्राफ की फॉर्मेट में जितने भी हमने की सेंटेंसेस लिखे होते हैं, इसमें जो रेलेवेंट सेंटेंसेस एक दूसरे से मिलती हुई बात कॉन्टिन्यूशन में की होती है, दो तीन सेंटेंसेस को इकट्ठा करके एक सेंटेंस बना लेते हैं, तो मटेरियल हमारा और ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है और 1/3 करने में आसानी होती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 2005 की आज हमने प्रेसी सॉल्व की। देखने में थोड़ी सी ट्रिकी थी, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो काम की बातें 5 या 6 ही थी। नंबर 1, साइकोटिक और न्यूरोटिक लोग जिंदगी को बैलेंस नहीं कर सकते। नंबर 2, उनकी ईगो जो है कोलैप्स हो जाती है। नंबर 3, अगर स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिकनेस है, यानी बहुत ज्यादा वो हाई लेवल पर साइकोटिक पेशेंट हैं, तो वो वाइल्ड एक्टिविटी करेंगे, एनार्किक हो जाएंगे, लॉलेसनेस की तरफ चले जाएंगे। और अगर वो लेस स्वेयर इमोशनल सिकनेस है, यानी कम साइकोटिक पेशेंट है, तो वो फिर अपनी जिंदगी को, अपनी जो मेंटल एबिलिटीज हैं, जिनमें से थिंकिंग एबिलिटी है, इमोशनल एबिलिटी है, फीलिंग की एबिलिटी है, इंट्यूटिव एबिलिटी है, इंटेलेक्ट की एबिलिटी है, इन चारों में से किसी एक एबिलिटी की तरफ ज्यादा फोकस कर लेंगे और वन साइडेड लाइफ गुजारना शुरू कर देंगे। और एक और चीज जो आखिर में उसने ये की कि जितनी भी हमारी जिंदगी का मकसद है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और एक साइकोटिक या न्यूरोटिक जो पर्सन होता है वो अपने कल्चर के साथ तो चलता रहता है, जरूरी नहीं अपने कल्चर के भी वो इम्बैलेंस हो, अपनी जिंदगी कल्चर के अकॉर्डिंगली वो गुजारता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को नहीं पहुंच सकता, यानी अपनी सेल्फ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो ये 4 5 6 काम की बातें उसने की हैं, और यही बातों को अगर रिदम में आप लिख दें तो आपकी प्रेसी भी हो जाएगी। होप आज का लेक्चर जो है प्रोडक्टिव होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। अपेरेंटली प्रेसी का जो गिवन लिटरेचर या कंटेंट था मुश्किल लग रहा था, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो 5 या 6 ही बातें हैं जिसके इर्द गिर्द राइटर पूरे का पूरे कंटेंट को रिवॉल्व कर रहा है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।